टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और मुकेश जी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कहीं शो में जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास है। पीपीएफ के नियमों में हुए बड़े बदलाव, आप पर पड़ेगा कितना असर? अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बजट में किए गए ऐलानों का कैसे रखें ख्याल? क्या म्यूचुअल फंड से होने वाले कैपिटल गेन्स की भरपाई घर खरीदने में कर सकते हैं? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा वो है पीपीएफ को लेकर के। मुकेश पटेल साहब, पीपीएफ में कई सारे बदलाव किए गए हैं, और ये बदलाव तो मुझे ये समझाइए कि बदलाव आखिर हैं क्या। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर किस पे लागू हो गई। जी लक्ष्मण जी, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो पूरे स्मॉल सेविंग्स के जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जारी करके पीपीएफ के साथ और भी कुछ छोटी सेविंग स्कीम्स हैं, पर पीपीएफ इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने 3 जो बदलाव किए हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि दे वांट टू रेगुलराइज, क्योंकि जो पीपीएफ के नियम के अनुसार जो निवेशक उसका पालन नहीं कर रहे थे तो उसमें बड़ी समस्याएं खड़ी होती थी, तो उसको एक बार वन टाइम रेगुलराइजेशन करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। और ये जो कट ऑफ डेट है इसके लिए वो 30 सितंबर है, इसलिए ये नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। तो सबसे पहले तो ये जो एक इम्पोर्टेंट चेंज है वो मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स के संदर्भ में है। अब जैसे पीपीएफ के बारे में हम जानते हैं कि पीपीएफ स्कीम में एक निवेशक अपने नाम से केवल एक अकाउंट रख सकता है, लेकिन पिछले सालों में कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने ही नाम पर शायद अलग अलग बैंकों में या एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक से ज्यादा अकाउंट खोले, तो ये रेगुलर नहीं है। अब ऐसे अकाउंट्स जब उसका मैच्योरिटी या रिडेम्पशन होता है तो उस समय पे फिर बड़ी पेचीदी बातें खड़ी होती है कि उस पर कैसे ब्याज वगैरह दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि ये जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो आप डिसाइड करिए कि आपकी चॉइस का कोई भी एक अकाउंट उसको अब प्राइमरी अकाउंट गिना जाएगा। और इसके सिवा के जो अकाउंट्स हैं उसमें जो भी आपने निवेश किया है वो सालाना जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए उतना बैलेंस आप अपने प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे और उस पर आपको रेगुलर जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको लौटा दिया जाएगा और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स के बारे में उन्होंने जो सुधार किया है, सफाई दी। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो एनआरआईज के लिए है लक्ष्मण जी। अब ये एनआरआईज के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले तो क्या था कि एनआरआईज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कर सकते थे पीपीएफ में निवेश। फिर नियम ये आया कि आप अगर रेजिडेंट है और फिर एनआरआई बनते हैं तो जब तक आपकी मैच्योरिटी होती है आप ये अकाउंट चालू रख सकते हैं, उसमें नया निवेश नहीं कर सकते। पर उसके बाद जो नियम आया लेटेस्ट रेगुलेशन, उसमें ये कहा गया कि अगर आप एनआरआई है तो यू हैव टू विड्रॉ ऑल योर अमाउंट्स। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि 30 सितंबर की हम आपको कट ऑफ डेट देते हैं, और जब से आप एनआरआई बने हैं और 30 सितंबर तक आपको जो है आपका अकाउंट में जो भी निवेश किया है आपने, उस पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट है वो मिलेगा, पीपीएफ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आप विड्रॉ करके बंद नहीं करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दिस इज फॉर द एनआरआईज। इसमें एक और बदलाव जो मैं देख रहा था वह है, कई लोग माइनर के नाम पे भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं। इसमें भी कुछ नियम में बदलाव किए गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी। अब माइनर में जो नियम है वो ये है
कि माइनर का एक अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन उसमें जो गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन, उसको मदर या फादर जो भी है, उसको उसके नाम से ही अकाउंट होता है। पर उसमें एक लिंक, एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि माइनर का अकाउंट और पेरेंट का जो गार्डियन का अकाउंट है, दोनों में मिला के सालाना 1.5 लाख से ज्यादा निवेश नहीं होना चाहिए। कई केसेस में लोग क्या करते थे, माइनर के अकाउंट में भी 1.5 लाख डालते थे और 1.5 लाख अपने अकाउंट में होता था। दिस वाज अ मेजर इरेगुलरिटी। तो इसको सुलझाने के लिए उन्होंने ये कहा है, हालांकि माइनर का इंटरेस्ट डिस्टर्ब न हो, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जब तक माइनर 18 साल का होता है, तब तक ऐसे अकाउंट में हम जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का है वो हम ब्याज दे सकते हैं, और उसके बाद वो अकाउंट फुल फ्लेज्ड अकाउंट माना जाएगा माइनर का, और बिकॉज वो मेजर हो गया होगा, और उस समय से लेके उसका जो है वो इन्वेस्टमेंट वो कर सकेगा। तो दीज आर दी। बिल्कुल। जी। इसमें मुझे लगता है कि तीन तरह के लोग जो हैं, जो पीपीएफ में निवेश करते हैं, उनको इससे काफ़ी सतर्क हो जाना चाहिए, या फिर कहें इस नए सर्कुलर पर गौर करना चाहिए। एक जो एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, दूसरा जो माइनर के नाम पे भी अकाउंट खुलवा कर रखे हैं, अपने नाम पे भी खुलवा रखे हैं, तीसरा जो एनआरआई है। अब मैं आपसे समझूंगा ये तीनों क्लास के जो पीपीएफ के इन्वेस्टर्स हैं, उन पर ये किस तरह से असर पड़ेगा और उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अभी देखिए लक्ष्मण जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तक ये सब काफी रेगुलरिटीज चल रही थी, लेकिन अब क्या है कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड ऑल दैट, आपका पैन होता है, आपके अकाउंट के बारे में केवाईसी की डिटेल्स वगैरह होती है, तो आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, या तो आप एनआरआईज हैं, क्योंकि पहले एनआरआई में आपको रेजिडेंसी डिक्लेयर नहीं करनी होती थी, अब तो वो भी करनी पड़ती है, और माइनर के केस में भी मॉनिटरिंग होता है। तो अब जो स्मॉल सेविंग्स है वो आपको पकड़ लेगा। तो अब ये बहुत जरूरी है कि आप नियमों के आधार से पालन करें। जहां पालन नहीं होता है तो ये 30 सितंबर तक की कट ऑफ डेट में आप उसको अपना रेगुलराइज करने के लिए विड्रॉ करना है, या जो भी करना है वो कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन फ्यूचर ये तीनों के नियमों को ख्याल रखते हुए लक्ष्मण जी बहुत सतर्क रहना चाहिए कि आप उसका उल्लंघन न करें, नहीं तो आपको दिस इन्वेस्टमेंट विल प्रूव टू बी क्वाइट नेगेटिव एंड मीनिंगलेस प्रपोजल। चलिए, तो अगर आप पीपीएफ के निवेशक हैं तो जो मुकेश पटेल साहब ने बताया उन बातों का खास ख्याल रखें। खासतौर से अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, बच्चे के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं, या फिर एनआरआई हैं तब भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखें, तो इन सब नए नियमों का पालन करिएगा, जैसा मुकेश पटेल जी ने कहा, इसका ख्याल रखिएगा। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद ही चलते हैं, चूँकि मुकेश जी वहाँ से हैं, तो वहाँ से राधेश्याम मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राधेश्याम जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं, मुकेश पटेल साहब आपके शहर से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके सवालों को सुलझाने के लिए। मुकेश भाई नमस्कार। सर, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी। और मेरी कुछ पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कुछ एसटीसीजी वगैरह की टोटल इनकम 10 लाख के करीब होती है। और यूपी के एक रूरल एरिया में मेरी कुछ एग्रीकल्चरल लैंड है जी, वो उससे कुछ रेंट इनकम आता है जी। तो मुझे यही जानना है कि क्या वो कहीं पढ़ा था कि रूरल एरिया में जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए मुझे। अच्छा, वो जो रूरल एरिया का एग्जम्पशन का आपको ख्याल है, वो कैपिटल गेन के संदर्भ में है, पर फिर भी आप निराश मत होइए। आपके केस में, या मानिए कोई भी केस में, जो हम एग्रीकल्चर इनकम का माइनस, जो सेक्शन 2 के तहत एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी गई है, उसमें आप अपने आप खुद एक्टिव एग्रीकल्चर करते हैं, या मान लीजिए आपने, जैसे आपके केस में है, आपकी जमीन जो है किसी को एग्रीकल्चर करने के लिए दी है, यू आर दी ओनर, और आपने किसी को ये जमीन दी है जिसके लिए आप कोई रेंट या रेवेन्यू डिराइव करते हैं, तो ये रेंट और रेवेन्यू की इनकम जो है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, और आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन शो दिस एज एग्रीकल्चर इनकम।
इनफैक्ट इट कैन बी रेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन ये काइंड में भी हो सकता है। जैसे आपने किसी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग किया कि आपकी जमीन है, उसको देते हैं आप एग्रीकल्चर के लिए, जो भी उस पर उपज होगी उसको बेचते हुए जितना पैसा आएगा उसका सर्टेन परसेंटेज इज गिवन टू यू, और उसको आप बेचते हैं तो वो भी आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो आपको चिंता का कोई कारण नहीं है। इट विल बी एग्जाम वेदर इट इज रूरल और नॉट रूरल। चलिए, तो राधे श्याम जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने बताया। अब चलते हैं पंजाब, जहां से बरनाला से अमित गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार सर, मुकेश जी नमस्कार। मुकेश जी, 2-3 क्वेरीज थी मेरी छोटी छोटी। एक तो मेरे फादर की एचयूएफ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, उनकी डेथ के बाद। अब मैंने अपनी एचयूएफ भी खोल ली है, तो क्या मुझे वो मेरे फादर की एचयूएफ बंद करानी चाहिए या मेरी मदर कर्ता बन सकती है? नंबर 1। नंबर 2, यदि वो बंद करानी चाहिए तो उसकी जो कैपिटल है वो किसको जानी चाहिए, मतलब उसको रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा उस केस में? और एक थर्ड क्वेश्चन एक और था कि जो मैंने अपनी नई एचयूएफ बनाई है उसको मेरा कौन सा मेंबर गिफ्ट कर सकता है ताकि क्लबिंग ऑफ इनकम रूल लागू ना हो? जी, अच्छा, आपके 3 सवाल हैं। सबसे पहले तो आपकी जो शायद चिंता है कि आपका फादर का एचयूएफ और आपका एचयूएफ, आप 2 एचयूएफ रख सकते हैं या नहीं, या इसके बारे में कोई कानूनी आपत्ति खड़ी हो सकती है। द गुड न्यूज इज कि दोनों एचयूएफ आपके केस में चालू रह सकते हैं। एक को हम बिगर एचयूएफ कहते हैं, जो आपके फादर के नाम का एचयूएफ है। फादर के डेथ के बाद वो एचयूएफ में फादर, मदर और आप 3 मेंबर्स थे। तो फादर नहीं है तो मदर और आप दोनों के बीच में भी फादर के नाम का एचयूएफ बिल्कुल चल सकता है, और उसमें कर्ता आप ही रहेंगे क्योंकि आप सबसे बड़े एल्डर चाइल्ड है फैमिली के। अच्छा, आपका खुद का एचयूएफ है जिसमें आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे शामिल होते हैं, उसके भी आप कर्ता रहेंगे। ये दोनों एचयूएफ अलग हैं, एक पिताजी का एचयूएफ है, एक आपका एचयूएफ है। तो दोनों एचयूएफ बिल्कुल वैलिड है, दोनों का उपयोग आप कर सकते हैं। हालांकि फादर का एचयूएफ विल बी इन फोर्स ओनली अंटिल मदर इज अलाइव। मदर के अवसान के बाद फादर के एचयूएफ की जो भी प्रॉपर्टी है वो आपके एचयूएफ में मर्ज हो जाएगी और एक कंसोलिडेटेड वो एचयूएफ हो जाएगा। तो ये 2 बातें आपको बिल्कुल ख्याल में रखनी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपके उलझन दूर हो गई होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप विदेश में नौकरी करते वक्त वहां के किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में निवेश किए हैं तो क्या भारत में उस पर चुकाना होगा टैक्स? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सवाल तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि बजट में वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे ऐलान किए थे जो नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद ज़रूरी थे, लेकिन बजट के शोरगुल में वो सारे ऐलान के जो फाइन प्रिंट्स होते हैं उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहूँगा कि 2 ऐलान जो नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर गए वो थे, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बढ़ाया जाना 50,000 रुपये से 75,000 रुपये, और दूसरा ऐलान था एनपीएस। तो मैं एक एक करके आप सवाल पूछूंगा कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है उसमें फाइन प्रिंट्स क्या है, या फिर मोटी भाषा में कहे तो पेंच क्या है? लक्ष्मण जी, ये जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया, क्योंकि कई लोगों को अभी भी ये ध्यान में नहीं आया है। सब ये समझते हैं कि वे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का 75,000 अक्रॉस द बोर्ड हो गया। पर जैसे आपने बताया, इसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पहली बार अटैच की है। अब ये ओल्ड और न्यू वाला जो चक्कर है ना, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सरकार और वित्त मंत्री का आशय ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब न्यू स्कीम के और अपना मोड ले। इसलिए इन्होंने ये जो 50,000 का 75,000 किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन,
करंट फाइनेंशियल ईयर से, उसमें राइडर ये है कि ये आपको तभी फायदा मिलेगा अगर आप 115 BSE के तहत नई स्कीम को चुनते हैं। अगर आप पुरानी स्कीम के डिडक्शंस का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 का रहेगा, 75,000 का फायदा नहीं मिलेगा। ये आपको खास ख्याल में रखना। ये बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत बड़ा पेंच क्या है, फिर फाइन प्रिंट्स कह सकते हैं कि ये जो बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स की नई रिजीम को चुनते हैं। मुझे लगता है एक तरफ से इशारा है कि सारे आकर्षण जो है वो नए रिजीम में ही देना है, ताकि लोग नहीं चाह करके भी ओल्ड रिजीम छोड़ करके नए रिजीम में आए। खैर, एक दूसरा जो बड़ा ऐलान किया गया था वो था NPS को लेकर के, उसमें एक बदलाव किया गया था, तो वो भी एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है नौकरी पेशा लोगों के लिए। उसमें कैसे, उसको कैसे देखना चाहिए? अब सबसे पहले ये क्या बदलाव है वो हम देख लें, और उसके साथ उसका पेच क्या है वो भी देख लें। जी। तो बदलाव ये है कि जो सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 80CCD2 के तहत जो एम्प्लॉयर होता है, वो जो एम्प्लॉई के NPS अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन करता है उसके लिए उन्होंने एक लिमिट बनाई थी, और आमतौर से वो कई सालों तक वो 10% की लिमिट रही। उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए उन्होंने 14%, क्योंकि प्रॉमिस दिया था तो कुछ साल पहले 14% आ गया। पर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, मतलब इवन PSU है, बैंकिंग है, प्राइवेट सेक्टर के कोई भी एम्प्लॉइज, उनके लिए उनका जो सैलरी है उसके 10% के लिमिट में आप जो NPS का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा होता है उसको एग्जम्प्ट गिना जाता है। अब इस साल से उन्होंने एक, इट्स अ वेलकम डिसीजन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले ये कहते थे, खास तौर से बैंक अदर कर्मचारी सब लोग ये कहते थे कि हमें क्यों इससे अलिप्त रखा गया है। तो उनको अब ये कहा गया है कि आपको भी हम 14% देंगे इस साल से। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 10 की जगह 14 करता है, वो 14 एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन यहाँ भी राइडर ये है कि ये आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप नई स्कीम, नई रेजिम में चुनाव करते हैं। इफ यू स्टिक टू द ओल्ड रेजिम इट विल बी ओनली 10%, न्यू रेजिम में 14%। तो ये बात है, वो भी हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, तो नौकरी पेशा हैं, अगर बजट के इन दो ऐलानों से आप ज़्यादा मंत्रमुग्ध हैं तो ध्यान रखिएगा, उसमें एक पेच है जो मुकेश पटेल साहब ने बताया कि नए रिजीम में होना आपका बेहद ज़रूरी है इसका फ़ायदा उठाने के लिए। चलते हैं मुंबई, जहां से विजय सिंह वेद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय सिंह साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण रॉय साहब एंड मुकेश पटेल सर, नमस्कार। मैं जी नमस्कार। नमस्कार। मैं तेज गुरु का बहुत बड़ा फैन हूँ। लास्ट 10 साल से मैं एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ, और कभी कभी तो एक प्रोग्राम में 2 टाइम देखता हूँ जो मुझे क्लैरिफिकेशन बराबर नहीं आ रही है। तो अच्छा तो आपका बहुत बड़ा आभार है ये टेक्स गुरु प्रोग्राम चलाने के लिए। मेरी फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसी है कि मैंने अप्रैल 2019 में डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स किया था, और अभी मैं उसको रिडीम करना चाहता हूँ। अभी मेरा प्रश्न ये है कि जब 2023 का जब बजट आया था तब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि जो कैपिटल असेट है म्यूचुअल फंड के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 पहले किया गया है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं गिना जाएगा। लेकिन अभी 2024 के बजट के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो निकाल दिया गया। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं इसका जब कंप्यूटेशन करूंगा तो इसको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और इसका मैं कंप्यूटेशन में कैसे करूं? ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह साहब, आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाया, और बिल्कुल कोशिश यही है कि जो भी जवाब आए बिल्कुल सफाई के साथ आए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुकेश पटेल साहब क्या सुझाव देंगे इनको? अब विजय सिंह अपना ये कार्यक्रम देखते देखते काफी इज क्वाइट नॉलेजेबल, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानते हुए भी, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। अब विजय सिंह जी, जो आपने 2019 में अपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, डेट फंड में, क्योंकि ये निवेश 31 मार्च 2023 के पहले किया गया था, इसलिए जो 1/4/23 से लेके एक जो नया प्रोविजन आया सेक्शन 50AA में, जिसमें ये कहा गया कि ऑल डेट फंड्स जो है उसके गेन्स
irrespective of their holding period, they will be treated as deemed short-term capital gain. तो नए इन्वेस्टमेंट्स में तो 50EE के तहत डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के प्रावधान लगेंगे, लेकिन आपके जो ये यूनिट्स हैं वो 19 वाले हैं और आप अभी रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की फिक्र मत करिए, वो गिने जाएंगे लॉन्ग टर्म। हालांकि उसमें एक बदलाव ये जरूर होगा कि पहले अगर आप ये बजट के पहले उसको बेचते थे तो आपके केस में इट वुड हैव बीन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था, पर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट जो होता था वो 20% होता। बिल्कुल। अब आपके लिए जो है वो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल गिना जाएगा, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, ये ख्याल में रखिए, बट एज कंपेयर टू दैट आपका जो रेट है वो 12.5%, 12.5% होगा। मेरे ख्याल से जो 2-4 सालों के अंदर निवेश किए गए हैं म्यूचुअल फंड्स, उसको आप अगर तुलना करते हैं लक्ष्मण जी, तो एज कंपेयर टू 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मुझे लगता है कि बड़ी राहत वेद जी के लिए भी अच्छी खबर है, वेद जी के लिए भी राहत है, क्यों यही कहा जाए मुकेश जी? बिल्कुल। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं बेंगलुरु से, जहां से शिवांश सिन्हा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवांश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार। तो मेरा सवाल है कि मैंने एक फ्लैट खरीदा है इस साल, तो अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड्स को स्विच करता हूँ एक स्कीम से दूसरे स्कीम, तो जो कैपिटल गेन्स उससे जनरेट होगा, क्या मैं उस फ्लैट के गेन्स ऑफसेट कर सकता हूँ? वो फ्लैट मैंने लोन पे लिया है। जी ठीक है। अच्छा, ये फ्लैट आपने कब लिया है भाई? मैंने अभी जून में लिया है। जून में? हाँ। माना ये नियम याद रखिए कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड बेचते हैं और ये बेचते हुए जो भी आपका गेन होता है, उसके 12 महीने के पहले के समय के अंदर आपने अगर ये नई प्रॉपर्टी में निवेश किया है, जो आपके केस में मेरे ख्याल से ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो आपने पता नहीं था आपको उस टाइम कि आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे, आपने एक घर में निवेश किया, एक हाउसिंग लोन ली। अब आप ये म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, उसमें आपको गेन होता है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड का पूरा अमाउंट जो है वो समझिए इक्विवेलेंट अमाउंट जो है उसका आप सेक्शन 54F का फायदा लेने के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो आपको पैसा आता है वो पैसे से आप अपनी हाउसिंग लोन चुका दीजिए और आप अपने रिटर्न में ऐसा क्लेम करिए कि ये जो म्यूचुअल फंड का गेन हुआ है वो गेन की कंपैरेटिव वैल्यू का आपने प्रॉपर्टी में विद इन 12 मंथ्स निवेश किया है, इसलिए यू आर एंटाइटल्ड टू सेक्शन 54F, सब्जेक्ट टू कि आपके पास एक से ज्यादा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप ये हाउसिंग लोन चुकाने के लिए लक्ष्मण जी एक बहुत ये उम्दा एक तरीका है। तो ओनली थिंग इज देयर मस्ट बी द 12 मंथ्स विंडो। ठीक है, तो इसका इस कंडीशन का ध्यान रखिएगा, बाकी आप चाहें तो लोन चुका सकते हैं उस पैसे से, आप यहाँ पे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि विदेश में अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आपने निवेश किया है तो क्या भारत में आपको टैक्स छूट मिलेगी या टैक्स चुकाना होगा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए अब चलते हैं कोलकाता, जहां से अरूप विश्वास जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने ईमेल भेजा है और कहा है कि ये थाईलैंड में काम करते थे, अब वापस भारत आ गए हैं। जब थाईलैंड में नौकरी करते थे तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा वो लगाते थे। अब चूंकि वो तय सीमा तक वहां नहीं रह पाए तो अब सरकार ने उस पैसे को इनको रिफंड कर दिया जितना भी स्कीम में लगाया था। चूंकि अब भारत में है तो इनकी चिंता ये है कि पैसा तो आ गया तो उस पैसे पे क्या टैक्स भी देना पड़ेगा भारत में। मुकेश जी? लक्ष्मण जी, चिंता का कोई कारण इसलिए नहीं है क्योंकि जो पैसा उनको यहाँ मिल रहा है वो उन्हीं का ओरिजिनल
कैपिटल कंट्रीब्यूशन था और किसी को अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड वापस मिलती है जिस पर कोई एप्रिसिएशन गेन या इनकम नहीं है, तो उस पर टैक्स का कोई सवाल नहीं है, तो ही नीड नॉट वरी अबाउट। चलिए अरूप जी, खुश हो जाइए, आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा आपने वहां रह के कमाया था, वहीं का पैसा आपके पास आ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई टैक्स चुकाने की जरूरत आपको नहीं है। टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बेहद आसान भाषा में जवाब देने के लिए। दर्शकों से यही कहूँगा, आपके पास कोई भी सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।